वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, तो हमारे जो चैप्टर चल रही है 12th केमिस्ट्री चैप्टर 10 चल रही है। ये नीट के लिए भी बहुत ही यूज़फुल टॉपिक्स है। जी नीट बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यूज़फुल टॉपिक है। तो हमारे जो चैप्टर चल रही है उसमें हम लोग आज देखने वाले हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के त्रिमीय अवधारणा। SN2 और SN1 अभिक्रिया है ना। इस SN2 और SN1 अभिक्रिया का क्रियाविधि मैंने पिछले वीडियो में दे रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, है ना। SN2 और SN1 की क्रियाविधि, है ना। तो आज देखेंगे SN2 जो क्रिया है उस अभिक्रिया के त्रिमीय रसायन, त्रिविम रसायन, ठीक है ना। किसके? SN2 के या SN1 के, ठीक है ना। इसी को पढ़ने वाले हैं, अर्थात नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के त्रिमीय अवधारणा, ठीक है ना। ध्रुवण घूर्णकता के आधार पर हम लोग समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको छोटी छोटी पॉइंट्स से आपको निकलना पड़ेगा, तभी आपको वो क्लियर हो पाएगी, ठीक है ना। अर्थात नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के त्रिमीय अवधारणा या पहलू, यही हमारा मेन पॉइंट है, ठीक है। तो हम लोग SN2 पर अभिक्रिया भी पढ़ेंगे, SN1 अभिक्रिया भी पढ़ेंगे, क्लियर है। इसके लिए हमें छोटी छोटी बातों से होना पड़ेगा कि PPL क्या है और किरलिटी क्या है, ठीक है। ये बहुत सारे विलोपन क्या है, इंज्यूमर प्रतिबिंब रूप क्या है, ये सब, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं PPL क्या है। समतल ध्रुवित प्रकाश को कहते हैं, ठीक है ना। प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, PPL, ओके। तो इस समतल ध्रुवित प्रकाश को समझने के लिए थोड़ा सा मैं एक डिटेल कर रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा, है ना। तो एकदम सिंपल से मान लो जाए कोई प्रकाश का स्रोत है, ये कोई प्रकाश का क्या है, स्रोत है। मैं डायरेक्टली किसी परिभाषा में नहीं जाता ना, पहले आपको समझाता हूँ, वो उसका मैं परिभाषा में जाऊँगा ना तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मान लो जाए कोई परिभाषा है, जैसे अपने घर में लाइट वगैरह है, ठीक है ना। तो वो जो लाइट है वहाँ से जो प्रकाश निकलती है वो एक दिशा में कंपित होती है क्या? नहीं ना, वो सभी दिशा में कंपित होती है। यहाँ कह सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं, ऐसे, ठीक है ना। ये लाइट है, यहाँ बल्ब बना देता हूँ मैं, है ना। यहाँ से जो प्रकाश जाती है ना, तो वो एक दिशा में कंपन नहीं। क्या होता है कि कई जने विपरीत दिशा में कंपन होती है, कई सीधा दिशा में कंपन होती है ना। ऐसे अलग अलग दिशा में क्या होती है, कंपन होती है, ठीक है। मतलब इसका जो संचरण है तरंग गति से होता है। कहा जाए इधर संचरित होती प्रकाश, देखिए कोई भी लाइट आप अगर ऑन करते हैं तो प्रकाश सब तरफ फैलता है ना कि केवल सीधा जाता है, ठीक है ना। मतलब कहा जाए जो प्रकाश है, सामान्य प्रकाश है, वो सब तरफ फैलता है, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि इस सामान्य प्रकाश के सामने यदि कोई हम लोग निकोल प्रिज्म रख देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं निकोल, निकिल नहीं ना, निकोल, निकोल प्रिज्म रख देते हैं, है ना। तो निकोल प्रिज्म रख देते हैं, तब क्या होता है देखिए, इसको मैं एक तरीका से बताता हूँ, समझना ध्यान से। कि प्रकाश का जो तरंग है, मान लो जाए एक तरंग ऐसे ऊपर से जा रही है ना। इसको आप सामने होते तो समझा देता मैं, है ना। जैसे कि तरंग है, ये देखिए एक ऐसे सीधा वाला जा रहा है, ठीक है ना, और एक ऐसे वाला जा रहा है। मतलब कहा जाए ये इसका स्रोत है, तो ऐसे ऊपर जा रहा है, इधर जा रहा है, हर तरफ जितना जा रहा है ना प्रकाश, ठीक है। तो मैं केवल दो तरफ बता रहा हूँ, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है ना, ऐसा। मतलब कहा जाए, मैं थोड़ा सा स्केच पेन के आधार पर बता देता हूँ। ये दो स्केच पेन है, ये देखिए प्रकाश ऐसे जा रहा है, एक इधर कंपित हो रही है ना, और एक इधर ऊपर और नीचे की ओर कंपित हो रही है, ठीक है ना। मतलब ये प्रकाश है मान लो जाए, ठीक। अब इसको हम लोग गुजारते हैं निकोल प्रिज्म से। तो निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये ऐसा सीधा हो जाता है, देखिए ये सभी दिशा में था ना, ये केवल ये यहाँ और इधर इस दिशा में हो रहा है। अब ये कैसा हुआ होगा, अब देखिए इसको समझिए, यही स्केच पेन को बनाकर दिखा था मैं ऐसे। अब मान लो जाए हमारे पास एक खिड़की है, खिड़की में केवल ऐसा वाला छेद है, ये देखो ऐसा वाला, ठीक है ना। तो ये प्रकाश है, एक इधर की ओर कंपन होने होती होती जा रही है और एक इधर। मतलब कहा जाए हमारे पास कंपन की दिशा अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। तब ये इसमें जाएगा तो क्या हो सकता है, जो ये टेढ़ा जा रहा है,
ठीक है ना, क्या जा रहा है, टेढ़ा। जैसे ये उंगली है, सब उंगली ऐसा है, ठीक है ना, ऐसा है। और ये वाला प्रकाश है, ये जो स्केच पेन का प्रकाश है, ऐसे जा रहा है, ऐसे, है ना, ठीक है ना, ऐसे जा रहा है, मान लो जाए, इसको समझ जाइएगा आप। ये जो बीच बीच में जो छेद बनाए हुए यहाँ पर 1 2 3, तो ये उंगली का ये छेद है, समझ लेना, ठीक है ना। और यहाँ से ऐसे प्रकाश जा रहा है, ठीक है। तो जो टेढ़ा है, ये जो बैगनी कलर का है, वो टेढ़ा है, वो अटक जाएगा, है ना, अटक जाएगा ना, यहाँ पर देखिए, टेढ़ा है वो अटक जाएगा। लेकिन जो लाल है वो निकल जाएगा ना, ऐसे इधर से, टेढ़ा ऐसे अटक जाएगा क्योंकि ऐसे था, ठीक है, और लाल है ऐसे था सीधा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। तो यही सिचुएशन आती है कि यहाँ पर ये जो अलग अलग दिशा में तरंग गतिशील है, ठीक है ना, जो प्रकाश है ना, संचरण तरंग गति से होती है। तो यहाँ पर सीधा सीधा है, तो वो सीधा वाला निकल पाएगा ना वापस सामने, ये निकल गया ना सीधा। और जो ऐसे टेढ़ा टाइप से गति कर रही है ऐसे, है ना, इधर और इधर, तो वो क्या होता है, निकल नहीं पाता है ना, ठीक है ना। इसलिए केवल ये वाला प्रकाश प्राप्त होता है अपने को, न कि सभी दिशा वाला, ठीक है। बात यही समझना है अपने को। अब यही जो प्राप्त हुआ है, इसको हम लोग बोल देते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। यही आपका है समतल ध्रुवित प्रकाश, है ना। वैसे तो यहाँ तक तो क्लियर हो जाता है आपका पॉइंट, समतल ध्रुवित प्रकाश समझ आ गया। लेकिन मैं कुछ और तरीका बताता हूँ। मान लो जाए, है ना, मान जाए इस समतल ध्रुवित प्रकाश को हम किसी विलयन, कोई भी विलयन ना, कोई भी पदार्थ में हम लोग यदि इसको प्रवाहित करते हैं, ये पदार्थ है, तो 1 2 3 3 बिंदु बनाने का मेरा मतलब क्या है उसको समझना, कि पदार्थ 3 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। चलो, ये समतल ध्रुवित प्रकाश है ना, ठीक है ना। अब इसको किसी पदार्थ से गुजरवाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि ये प्रकाश है अपनी दिशा चेंजेस कर सकता है, ऐसे करके फिर से अपने स्थिति आ सकता है, या हो सकता है कि ये अपना दिशा चेंज नहीं करें, ठीक है ना, बात समझ रही ना। हो सकता है कि अपना दिशा चेंज ना करे, ठीक है। हो सकता है कि ये इस दिशा में जा रही है, वो इस दिशा में जाने लग जाए, ठीक है ना। तो 3 सिचुएशन हो सकती हैं। पहला क्या है कि पहला ये है, इसको अभी कट करिए, इन दोनों को देखिए, पहले ये इस दिशा में घूम रही थी, इस दिशा में घूम सकती है, 2 सिचुएशन ना। और तीसरा यही जो बताया ना मैंने, पहले ये समतल था तो ये ध्रुवित हो सकता है, सॉरी समतल था तो ये क्या होता है, सामान्य हो सकता है। सामान्य मतलब कह सकता है घूम सकता है ये, है ना, और नहीं भी घूम सकता है। अगर नहीं घूम सकता है तो एक सिचुएशन, एक बिंदु, अगर इस तरफ घूम रहा है तो दूसरा बिंदु, इस तरफ घूम रहा है तो तीसरा बिंदु, ठीक। ये समझिए 3 बिंदु का मतलब क्या बनाया मैंने। अगर ये समतल ध्रुवित प्रकाश से अपने प्रारंभिक स्थिति में है तो पहला प्रकार का पदार्थ, ये पदार्थ पहला प्रकार का होगा, ठीक है ना। यदि वो इस तरफ घुमाता है तो दूसरा प्रकार का पदार्थ होगा, और यदि ये इस तरफ घुमाता है तो तीसरा प्रकार, मतलब पदार्थ 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक जन है जो बिल्कुल भी कार्य नहीं करेगा, दूसरा ये जो कि क्लॉकवाइज घुमाएगा, कोई पदार्थ है वो, ठीक है ना, कोई एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। बात समझ आ रही है, मतलब ये पदार्थ भी कितने प्रकार के हो सकते हैं, 3 प्रकार के हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो प्रकाश आया है, इस प्रकाश को मुझे देखना है, तब यहाँ पर भी हम लोग एक, कहा जाए, एक एनालाइजर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको कट करिए, यहाँ देखिए, यहाँ है, ठीक है ना, यहाँ से आ रहा है प्रकाश, ठीक है। तो इस समतल ध्रुवित प्रकाश से यहाँ से क्रॉस किया, तो ये प्रकाश से घूर्णन हुआ है कि नहीं हुआ है, कि अपने प्रारंभिक अवस्था में है, तो उसको देखने के लिए भी यहाँ पर हम लोग एक किसका यूज़ कर सकते हैं, एक एनालाइजर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एनालाइजर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोग अगर उसको देखते हैं तो पता चल जाता है कि वो कैसा घुमा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा है कि क्लॉकवाइज घुमा है कि नहीं घुमा है, ठीक है ना। तो हमारा पॉइंट तो यही तक समाप्त होता है कि समतल ध्रुवित प्रकाश है क्या, आपको ये समझ नहीं जाता है समतल ध्रुवित प्रकाश है क्या, है ना। तो पहले इसको समझा देता हूँ मैं थोड़ा से, अभी तो मैंने प्रैक्टिकली करके आपको बता रखी है। अब इसको देखिए सामान्य थ्योरिकल में, है ना, कि सामान्य प्रकाश हो या एक वर्णी प्रकाश हो, कोई प्रकाश हो ना, यहाँ पर मैं प्रकाश बनाया था ना मैंने, देखिए
यहाँ पर मैंने प्रकाश बनाई थी, ठीक है। तो यह सामान्य प्रकाश हो या एक वर्णी प्रकाश हो, ये तरंग युक्त होती है। बताया था मैंने, एक ऐसे एक कहा जाएगा या ऊपर से नीचे वाला तरंग में जाएगी सीधा, ठीक है ना, एक टेढ़ा तरंग में जाएगा, ठीक है ना, मतलब अलग अलग तरंग में जाएगा, ओके सॉरी अलग अलग दिशा में जाएगा। तो सामान्य प्रकाश हो या एक वर्णी प्रकाश हो, ये तरंग युक्त होती है, ओके। इसका जो संचरण है, संचरण मतलब आगे बढ़ना, इसका संचरण है तरंग गति से होता है। कोई इधर तरंग करता है, किधर सीधा करता है, तो जो सीधा तरंग कर रहा है वो निकल जाता है, समझ आया ना। तो इस तरंगों का कंपन सभी तलों में, इसका संचरण तरंग गति से होता है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तथा इन तरंगों का कंपन सभी तलों में संचरण रेखा के लंबवत होती है। संचरण रेखा के लंबवत, लंबवत बोले तो ऊपर की ओर, ठीक है ना, मतलब इनका जो संचरण तरंग गति से होता है, तरंग की गति के आधार पर इसकी जो समतल सामान्य प्रकाश का गति संचरण तरंग गति से होता है। सामान्य प्रकाश हो या कोई एक वर्णी प्रकाश हो ना, ये तरंग युक्त होती है, और इसका जो संचरण है मतलब बहना बढ़ना आगे, इसका संचरण है तरंग गति से होती है, तरंगों की गति से होती है, ठीक है ना। तथा इन तरंगों का कंपन है सभी तलों में, जितना भी तल, इधर का है चाहे इधर का है चाहे इधर का है, सभी तलों में संचरण रेखा के लंबवत होती है। लंबवत होती मतलब यमाजे संचरण रेखा है ना, तो जाएगा तो ऐसे जाएगी इधर, एक उधर जाएगा, एक मेरे तरफ आएगा जिस तरफ हम लोग हैं, ठीक है, इस तरफ आएगा, तो मतलब हो जाएगा संचरण रेखा के लंबवत होती है, ठीक है ना। अधिकतर ये बोला जा रहा है ना, जब ऐसे प्रकाश को निकोल प्रिज्म से प्रवाहित किया जाता है, बस वही छः सेम, ठीक, लंबवत हो रही है ऐसे लंबवत, ठीक है ना। तो जब इससे प्रकाश को, जब ऐसे प्रकाश को निकेल प्रिज्म से प्रवाहित की जाती है ना, तब निर्गत किरण केवल एक ही तल में कंपित होती है। देखिए इस तल में कंपित हो रही थी, यहाँ हो रही थी, यहाँ हो रही थी, यहाँ हो रही थी, तो ये केवल एक ही तल में क्या हो रही है, कंपन हो रही है, ठीक है ना, कंपित होती है, ओके। तो ये तो केवल समझने का, आपको लिखने का नहीं है, ठीक है, जिसको मैंने लिख रखी है। अब मेन पॉइंट कहाँ से होता है कि वह प्रकाश जो केवल एक ही तल में है ना, एक ही तल में, वह प्रकाश जो केवल एक ही तल में कंपित होती है, ठीक है, एक ही तल में क्या होती है, कंपित, एक ही तल में कंपित हो रही है ना, ठीक है ना, समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है, क्लियर है। या किरण की दिशा में, किरण की दिशा में कंपित होती है, ये किरण की एक दिशा है, इसी दिशा में क्या करेगी, वो कंपन करेगी, क्लियर है। तो वह प्रकाश जो केवल एक ही तल में या किरण की दिशा में कंपित होती है तो समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है, PPL कहलाता है। अल्फा ललिता नहीं होता ना, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि वह कोण, अब ये तो क्लियर हो गया समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है, ठीक है ना, PPL क्या है। अब बात करते हैं कि वह कोण जिस पर समतल ध्रुवित प्रकाश घूर्णित होता है, घूर्णन कोण या ध्रुवण कोण कहते हैं। जिस तरफ जाएगा, जिस कोण की ओर जाएगा उसको ध्रुवित घूर्णन कोण कहेंगे, ओके। इस तरह से समतल ध्रुवित प्रकाश क्लियर हो गई, ओके। चलिए अब आगे आपको समझना है ध्रुवण घूर्णता या ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है ना। मैंने पदार्थ के तीन प्रकार के बारे में बताया रखी थी आपको इसी वीडियो में, है ना। तो देखिए ध्रुवण घूर्णकता क्या है, हमने क्या कहा था कि यहाँ से कोई प्रकाश गया, प्रकाश का दिशा अलग अलग होता है, ठीक है ना, उसमें हम लगाते हैं निकोल प्रिज्म, ये भी बताया मैंने, निकोल प्रिज्म से निकलता है, उसके बाद बन जाता है समतल ध्रुवित प्रकाश। तो हमको ये माइंड नहीं, हमारा पॉइंट आ गया कि हमारे पास कौन है, समतल ध्रुवित प्रकाश है, ठीक है। ध्रुवण घूर्णता क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, ठीक है ना। तो कौन कौन से यौगिक है जो ध्रुवण घूर्णकता वाले होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ऐसा यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर देते हैं। मैंने बताया था कि पदार्थ तीन प्रकार के हो सकते हैं, एक जो घूर्णन करेगा, एक जो क्या करेगा घूर्णन, सॉरी एक जो क्या करेगा घूर्णन नहीं करेगा, दूसरा जो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घूर्णन करेगा, तो कोई एंटी क्लॉकवाइज, ये इसको इधर घुमाएगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, इधर घुमाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा यौगिक यहाँ पर मैंने एक यौगिक बना रखी है, एक पदार्थ बना रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर समतल ध्रुवित प्रकाश अगर यहाँ पर ये होता है, इसके ऊपर अटैच होता है ना, तो ये इस समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या कर सकता है,
नहीं तो घुमाएगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा या तो क्लॉकवाइज घुमाएगा। 3 सिचुएशन हो सकती है ना, ठीक है ना। तो ऐसा यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर देते हैं उन्हें प्रकाशिक सक्रिय या ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं। जो कर देगा ना, मतलब ये 2 प्रकार के, ये पहला जो नहीं करेगा दूसरा करेगा, तीसरा भी करेगा, लेकिन दूसरा दक्षिणावर्त में करेगा तो तीसरा है वामावर्त में करेगा। बात समझ आ रही है आपको? तो ये दोनों जने क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रकाशिक सक्रिय या ध्रुवण घूर्णक कहेंगे इसी को, ठीक है ना। अभी ध्रुवण घूर्णता पढ़े हम लोग, ठीक है ना। तो ऐसा यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर देते हैं उन्हें प्रकाशिक सक्रिय, ठीक है ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी या ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं। तथा यौगिक के समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, यौगिक के समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करने के गुण को ध्रुवण घूर्णकता कहते हैं। ठीक, ध्रुवण घूर्णकता क्या है, यहाँ पर घूर्णकता लिख सकते हैं या घूर्णता भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो तथा यौगिक के समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करने के गुण को ही हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुवण घूर्णकता कहेंगे। क्लियर है? तो ये वस्तु क्या कर सकता है, इस समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज में भी कर सकता है, एंटी क्लॉक में। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल देखो जिसको मैंने लिखी नहीं है, केवल आपको घूर्णकता क्या है उसको बताया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख पाओगे कि जब कोई यौगिक, यहाँ शुरू कर देते हैं, जब कोई यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को, समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमाता है, ठीक है ना, दाईं ओर घुमाता है, तो इसे दाईं ओर ना, तो इसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं, ठीक है ना। दाईं ओर घुमाती है तो दाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है ना, दाईं ओर घुमाती है तो इसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। ओके, आगे हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे हम लोग कि कौन दक्षिणावर्त घुमाता है, कौन वामावर्त घुमाता है, ठीक है। दक्षिणावर्त वामावर्त क्लियर हो जाना चाहिए ऐसे, और एक इधर घुमाएगा तो ऐसे, ठीक है। तो जो दाईं ओर घुमाता है, ठीक है ना, दाईं ओर घुमाता है तो उसे हम लोग दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। इसे हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, या इसे हम लोग प्लस से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब इसको दूसरा देखिए कि यदि कोई यौगिक, यही को फिर बोल रहा हूँ, यदि कोई यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को, यहाँ पर लिख देना, बाईं ओर घुमाता है, बाईं ओर घुमाता है, तो इस यौगिक को हम लोग वाम ध्रुवण घूर्णक अथवा एल रूप कहते हैं। उसको डी रूप ना, इसको एल रूप कहते हैं, ठीक है ना। ये डेस्ट्रो रोटेटरी ऐसा बोलते हैं इसको, रोटेटरी, और इसको हम लोग बोल देते हैं लियो रोटेटरी, ठीक है ना, ये के रूप में कहते हैं, है ना। और इसके जो घूर्णन कोण को हम लोग किससे प्रयुक्त करेंगे, माइनस से, ठीक है। तो ये आपको आगे और क्लियर हो जाएगा अच्छा से। अभी केवल इतना समझिए, जो उसको दक्षिण को घुमाता है उसको दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं, उस यौगिक को जी, और जो बाईं ओर घुमाता है उसको वाम ध्रुवण घूर्णक एल रूप कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, किरैल कार्बन किसे कहते हैं, किरैलिटी पढ़ेंगे अभी हम लोग, लेकिन सबसे पहले बात ये करते हैं कि किरैल कार्बन क्या है। किरैल कार्बन किसको कहेंगे हम लोग, है ना, या तो असममित, है ना, कार्बन परमाणु किसे कहते हैं। चलिए मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा नहीं, है ना, कि मान लो जाए ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ कोई समूह जुड़ा हुआ है ए, एक समूह जुड़ा है ए, एक समूह ए और एक समूह ए। चलो सब जने ए है, क्यों, क्योंकि सब समूह को मैंने एक बना रखी है। अब दूसरा देखते हैं, एक समूह का नाम ए है, एक समूह का नाम बी है, एक समूह का नाम सी है, एक समूह का नाम है डी है।
और मैं अलग अलग समूह भी जोड़ कर दिखाऊंगा, ठीक है ना, अभी, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जब किसी यौगिक में किरैल कार्बन किसको कहते हैं, यही समझना है ना, इसके लिए किरैलिटी भी समझना पड़ेगा। ओके, तो जब किसी यौगिक में किसी कार्बन परमाणु से जुड़े सभी चार परमाणु 1, 2, 3, 4, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है ना, तो सभी 4 परमाणु तथा समूह भिन्न भिन्न होते हैं, तो ऐसे कार्बन को असममित या किरैल कार्बन या त्रिविम केंद्र कहते हैं। ये अब बात ये करते हैं कि इसके लिए, इस वर्ड को समझाने के लिए मुझे किरैलिटी समझाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, इसके लिए मैं किरैलिटी में जाता हूँ, फिर वापस आऊँगा इसमें, ठीक है। कि जब किसी यौगिक में किसी कार्बन परमाणु से जुड़े, एक कार्बन परमाणु इस कार्बन परमाणु से जुड़े, ये चार्ज नहीं जुड़ा हुआ है, जुड़े 4 परमाणु तथा समूह या समूह कह सकते हैं, या परमाणु या समूह कह सकते हैं, है ना, भिन्न भिन्न होते हैं, तो ऐसे कार्बन को असममित या किरैल कार्बन या त्रिमी केंद्र कहते हैं, है ना। अब बातें करते हैं कि किरैलिटी है क्या, है ना, क्यों किरैल कार्बन कहते हैं इसको। अब मान लो सभी एक एक हो ऐसे, ठीक है ना, ए लिखा हो ना, तो इस कार्बन परमाणु से सभी 4 परमाणु या सभी 4 समूह है, वो अगर समान होता है तो किरैलिटी प्रदर्शित नहीं होगा, और यदि सभी समूह क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो किरैलिटी प्रदर्शित होगा। यही बोला जा रहा है इस परिभाषा में। लेकिन जब तक आपको किरैलिटी पता नहीं, तब तक आप कहाँ कर पाओगे, तो किरैलिटी पहले चलते हैं। चलिए, तो किरैल तथा किरैलता, चिरैलिटी भी कहते हैं उसको आप लोग, मैं किरैलिटी पढ़ता हूँ, है ना। तो समझिए पहले किरैलिटी है क्या। वे वस्तुएं या यौगिक, है ना, जो अपने दर्पण प्रतिबिंब, देखिए मैं 2 चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, प्रतिबिंब अलग है और प्रतिबिंब रूप अलग है। ये प्रतिबिंब रूप के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। प्रतिबिंब जो दर्पण में बनता है वही प्रतिबिंब है, ठीक है ना, प्रतिबिंब रूप अलग है। तो वे वस्तुएं या यौगिक जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। चलो मैं ABCD के बारे में बात करता हूँ थोड़ा से। ये A है, A का दर्पण प्रतिबिंब हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा क्या, सेम बनेगा ना। B का बनाते तो क्या बनेगा, ऐसा, इसका क्या बनेगा, ऐसे बनेगा ना। C का बनाएंगे तो ऐसा, ठीक है ना, बनेगा ना। अब देखिए, वे वस्तुएं या यौगिक जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित मतलब एक के ऊपर दूसरे को से रखना, ठीक है ना। वे वस्तुएं या यौगिक जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, उन्हें हम लोग किरैल कहते हैं तथा इस गुण को किरैलता कहते हैं। ये देखिए, है ना, मतलब कि एक वस्तु है, उसके जो दर्पण प्रतिबिंब है, वो दर्पण प्रतिबिंब उस पर क्या नहीं होंगे, अध्यारोपित नहीं होंगे। तो ये देखिए, ए को मैं एक ऊपर अध्यारोपित करता हूँ, मान जाए, है ना, ये लिख दिया मैंने ए, ठीक है ना, और ये ए हो गया उसका दर्पण प्रतिबिंब, हो गया ना। इसी को हम लोग इसके और लिखूंगे ना ऐसे, तो एक दूसरे को ढक लेगा ना ये, ठीक है। अब इसको बी को देखो, बी को अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, ये हो गया एक तरफ का, और इधर को ऐसे लिखूंगा मैं ऐसे, तो क्या ढक पाया, नहीं ना। तो यहाँ पर जो अध्यारोपित नहीं होते हैं उसे किरैल कहते हैं, ठीक है। ये हो गया किरैल। वे वस्तुएं या यौगिक जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, उन्हें किरैल कहते हैं तथा इस गुण को किरैलता कहते हैं। ओके, ये इसको भी इसके ऊपर करेंगे तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। ये तो हो गया ना। वाई को करके देखते हैं, वाई को ऐसे, ये दर्पण है, दर्पण प्रतिबिंब ये है, इसके ऊपर अध्यारोपित हो सकता है ना, तो ये अकिरैल है, जो हो जाएगा वो अकिरैल है। और जो अध्यारोपित नहीं होते हैं वो क्या है, जो अध्यारोपित हो जाते हैं, ठीक है ना, वो अकिरैल है। उल्टा लगता है, जो अध्यारोपित नहीं होते हैं
वो किरेल है, याद रखिएगा। जो अध्यारोपित नहीं होते हैं वो किरेल है, और जो अध्यारोपित हो जाते हैं वो अकिरेल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अकिरेल में, अकिरेल से ऐसा लगता है कि वो अध्यारोपित नहीं होता है, लेकिन अकिरेल है ना वही अध्यारोपित होता है। ठीक है, और किरेल है वो अध्यारोपित नहीं होते हैं। इसको मैं थोड़ा सा इसमें समझा देता हूँ जी, क्योंकि अक्षर समझ नहीं आएगा आपको। आ भी गया तो बहुत अच्छी बात है। मान लो जाए मैं एक ये OH ले लेता मैंने, ठीक है, एक कार्बन यहाँ है, ठीक है, और H3C, और हमने ले लिया एक हाइड्रोजन समूह, ठीक है ना। H3C समूह ले लिया मैंने, एक हाइड्रोजन ले लिया, और एक क्या लिया मैंने, H3C, CH3 बोलेंगे इसको, ठीक है ना। ये समूह ले लिया। ओके, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे मान लो जाए हम लोग, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ऐसा, ये पहले दिखेगा ना, ये पहले दिखेगा ना, उसके बाद ये बॉन्ड, उसके बाद ये दिखेगा CH3 दिखेगा, ये वाला जी, ठीक है। उसके बाद कौन दिखेगा, ये CH3 इधर का दिखेगा, ये वाला, और नीचे में कौन दिखेगा, हाइड्रोजन दिखेगा ना, ऐसे। अब इसको पकड़ के हम लोग यहाँ ले जाते हैं मान लो जाए, ठीक है ना। तो ये इसके ऊपर क्या होना चाहिए, अध्यारोपित होना चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर मैं ले जाता हूँ ऐसे पकड़ के, तो ये वाला भाग यहाँ पहुँच जाएगा, और ये वाला भाग इसमें पहुँच जाएगा, और CH3 इसमें पहुँच जाएगा, CH इसमें पहुँच जाएगा। तो ये जो CH3 है, यह OH है, वो CH3 को ढक लेगा क्या, नहीं ना। तो इसको क्या करना पड़ रहा है, इसको हमको 180 अंश घुमा देते हैं मान लो जाए, घुमा देते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो घुमाते थे कैसे हो जाता है ये 180 अंश घुमाने के बाद पूरा 180 अंश किसको बोलते हैं, पूरा या A to Z बोलते हैं। तो यहाँ से घूम कर ये इस तरफ चला जाएगा, और जो CH3 वाला भाग है वो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे घूम कीजिए पूरा, तो क्या हो जाएगा इसका जो इसको हम लोग 180 अंश घुमाएंगे, तो ये मेन है ना, ये दर्पण प्रतिबिंब है उसका, ठीक है। अब इसी दर्पण प्रतिबिंब को हम लोग अध्यारोपित करके देखेंगे, तो इसके लिए हम इसको मान घुमा देते हैं। तो कैसे घूमेगा ये इसको OH सामने की ओर चला जाएगा, ये चला गया OH सामने की ओर, ठीक है ना। और जो CH3 है वो इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो H3C आ जाएगा ना, ठीक, जब घुमाए तो जी, है ना। और ये जो CH3 ऊपर में है तो ऊपर में रहेगा ये, ठीक है ना। और ये हाइड्रोजन का है नीचे में, ठीक है ना। तो अब देखो, इसको हम लोग एक्सट्रेक्शन घुमाने के बाद अगर इसमें अध्यारोपित करने की कोशिश करते हैं, देखो H3C को ढकेगा H3C, ठीक है ना। ये H3C को ढकेगा ये H3C, ठीक है ना। हाइड्रोजन को ढकेगा हाइड्रोजन, ढकेगा ना। OH को ढकेगा OH। तो ये हो गया क्या, एक दूसरे को ढक दिया ना, एक दूसरे को ढक दिया। तो ये क्या किरेलिटी है, नहीं, ये क्या है, अकिरेल है, ठीक है। मेथेन एथेन प्रोपेन, प्रोपेन टू ऑल है ये, मेथेन एथेन प्रोपेन, प्रोपेन टू ऑल है, प्रोपेन टू ऑल है ना, ये अकिरेल होता है, समझ आ गया ना। और जो नहीं ढकेगा वो क्या कहलाएगा, किरेल कहलाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे, क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं किरेलिटी के जस्ट बाद, थोड़ा से समझने के लिए किसको, अभी मैं किरेलिटी कार्बन को बताऊंगा ना, ठीक है ना। लेकिन ये किरेलिटी इसलिए बता रहा था क्योंकि मेरे को समझाना था आगे पीछे का जो टॉपिक है उसको। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किरेलिटी क्या है। अब किरेल कार्बन को समझते हैं, ठीक है ना। किरेल कार्बन क्या है भाई, यही से आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। कि जब किसी यौगिक में, है ना, किसी कार्बन परमाणु से जुड़े सभी 4 परमाणु या समूह भिन्न भिन्न होते हैं, तो ऐसे कार्बन को किरेल कार्बन कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैं इसको बता रहा हूँ मैं, चलो मैं एक 3 समूह जोड़ा हूँ, CH3 ये कार्बन है, ठीक है। इसमें जोड़ देता हूँ CH3, इसमें जोड़ देता हूँ मैं H, इसमें जोड़ देता हूँ मैं फिर H, क्लियर है ना। ठीक, इतना मैंने जोड़ रखी है, ठीक है। अब मान लो जाए मैं इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाता हूँ, ठीक है। तो H यहाँ पर बनेगा, ठीक है, और ये वाला H बीच में ही बनेगा, और ये CH3 इधर बन जाएगा ना, और ये CH3 ऊपर, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि ये एक दूसरे को अध्यारोपित करेगा नहीं करेगा, ठीक है। अध्यारोपित नहीं करेगा वही किरेल है, ठीक है ना। अब मान लो जाए मैं इसको, ये देखिए ये पहला मान लेते हैं, इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, है ना, ओके ना। पहला हम CH3 था ना, उसका दूसरा हम कौन था, ये H, और तीसरा हम क्या था, H, ठीक है ना। अब मान लो जाए मैं इसको, इस स्टैंड को, तीनों को, ये स्टैंड है ना, ऐसे समझ जाओ ना ऐसे,
ये ऐसा हुआ है, ठीक है ना। तो इस स्टैंड को पकड़कर, ठीक है ना, ये CH3 को पकड़कर मैं एक बार ऐसे घुमाता हूँ, एक बार घुमाता हूँ, तो ये जो CH3 है ऐसे घूमकर इधर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, और ये जो H है, यहाँ पर जो H है, ये H चला जाएगा उस तरफ, पीछे की ओर घूमकर इस H की जगह जाएगा, ठीक है ना। और ये वाला जो H है वो घूमकर ऐसे ऊपर की ओर घूमकर इस H के पास जाएगा, एक बार घुमाऊंगा तो, ठीक है। अब क्या आ गया, CH3 यहाँ आ गया। चलो इसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा और, है ना। यहाँ पर बता देता हूँ कि इसको एक बार घुमाया तो क्या हुआ, ये जो CH3 है वो यहाँ आ गया, ठीक है ना, और H है वो वहाँ चला गया, ठीक है ना। ये वाला H है यहाँ चला गया, ये वाला H है वो यहाँ चला गया, और ये वाला H यहाँ आ गया ना, तो ये वाला H यहाँ आ गया, ठीक है। और इसको रहने दो ऐसे, ठीक। अब दूसरा सेक्शन देखते हैं। इसको मैं फिर से और थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करता हूँ। कैसे घुमाता हूँ देखिए, कि अगर एक बार और घुमा दिया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, CH3 ऊपर का रहने दो, ये CH3 इस जगह चला जाएगा, ठीक है ना, और ये वाला H है उधर चला जाएगा, और ये वाला H यहाँ आ जाएगा, आ गया ना। अब देखो भाई, ये जो मेन था ना, ये मेन, ठीक है ना, इसका जो दर्पण प्रतिबिंब उसको हम घुमा दिए हैं, तो ये वाला प्राप्त हुआ ना। तो देखो CH3 को CH3 अध्यारोपित करेगा, इसको CH3 को CH3 अध्यारोपित करेगा, और इसको कहाँ पर गया, इसको ये अध्यारोपित करेगा, इसको ये अध्यारोपित कर देगा। ये हो गया बात। अब सिचुएशन ये आती है कि हम लोग ये सब अध्यारोपित कर रहे हैं, मतलब ये किरेल कार्बन है कि नहीं, तो ये अकिरेल कार्बन है, ठीक है ना, अकिरेल कार्बन है, हमको किरेल कार्बन चाहिए। तो क्या होता है कि ऐसे कार्बन परमाणु, है ना, या समूह, ठीक है, ऐसे कार्बन परमाणु जब किसी यौगिक में किसी कार्बन परमाणु से जुड़े सभी परमाणु समूह भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात यहाँ पर CH3 अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, सब जने क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या होगा कि वे एक दूसरे पर क्या नहीं होगा, अध्यारोपित नहीं होंगे, ठीक है। तो अकिरेल कार्बन तो क्लियर हो गया आपको, है ना। अब हमारा जो इस उदाहरण से आपको किरेल कार्बन एकदम क्लियर हो जाएगा। पिछले हमने क्या किया था, सभी समूह को सेम लिया था, एक ए ऐसे करके, ठीक। जैसे ए मतलब CH3 है, CH3 ऐसे करके, ठीक है ना। या तो दो को समान ए और बी मतलब क्या होता है, CH3 दो जने लेंगे, एक को हट जाना, एक को और कुछ ऐसे लेंगे, मतलब कहा जाए हम लोग समान लेंगे तो किसी भी हद तक वो किरेल नहीं हो पाएगा। किरेल कार्बन क्या कार्बन है उसका मैंने परिभाषा भी दिया है, क्या दिया है कि किसी sp3 श्रृंखला वाले जो कार्बन होते हैं उस कार्बन के साथ, है ना, जो समूह जुड़ा रहेगा, जो परमाणु जुड़ा रहेगा, वो सब परमाणु क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, तभी वो किरेल प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। और एक चीज़ और मजे की बात यह है कि sp3 संकरण में होता क्या है कि जो कार्बन sp3 संकरण में रहेगा वो सब सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, कभी डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है ना। ओके, तो देखिए एक संरचना मैं क्लियर करता हूँ आपको, जैसे कि इसको हम लोग क्या करेंगे, A B C और D ऐसा बनाते हैं, मान जाए। चलिए मैं एक संरचना बनाता हूँ, यहाँ समझ आ जाएगा आपको कि मैं एक मैं ले लेता हूँ OH, एक अलग हो गया, ठीक है। एक लेता हूँ मैं COOH, क्लियर है ना, इलेक्ट्रिक एसिड के आधार पर इलेक्ट्रिक एसिड कह सकते हैं इसको। और एक लेता हूँ मैं हाइड्रोजन, और एक लेता हूँ मैं CH3, ठीक है ना जी। मैं ऐसे ले सकता हूँ, ऐसे लिया था ना, ये इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ऐसे हाइड्रोजन, ये OH और ये CH3, ठीक है ना, ये COOH, ये मैंने लिया है, ठीक है। अब सेम वैसे ही करूँगा, देखना सेम वहाँ से मैं मिरर इमेज बनाता हूँ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, OH यहाँ दिखेगा ना, C यहाँ दिखेगा, ठीक है ना, और CH3 नीचे में दिखेगा, और ये दिखेगा यहाँ हाइड्रोजन, और ये COOH ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर अध्यारोपित करिए, तो OH है वो यहाँ जाएगा तो अध्यारोपित नहीं होगा, ठीक है ना। CH3 तो अध्यारोपित हो जाएगा, ओके। H है वो भी अध्यारोपित नहीं होगा, ये तो हो जाएगा, लेकिन अध्यारोपित कोई ना कोई तो नहीं हो रहा है ना, मतलब सीधी सी बात यह है कि अध्यारोपित नहीं हो रहा है। अब मैंने आपको क्या किया था कि इन सबको इधर उधर घुमा कर दिखाया था कि किसी तरह से घुमा कर दिखाते हैं तो अध्यारोपित होता है, तो अध्यारोपित हो जाता था। अब इसको घुमा कर देखते हैं कि इसमें अध्यारोपित होता है कि नहीं होता है। चलिए ध्यान से देखिए, है ना। पहले कंडीशन देखते हैं, मैं अगर इसको ये जो OH को घुमाता हूँ ऐसे उस तरफ, ठीक है ना,
उस तरफ घुमाता हूँ तो ये OH जाएगा किसके स्थान पर, H के स्थान पर, और H आ जाएगा आपका CH3 के स्थान पर, और CH3 चला जाएगा OH के स्थान पर। चलिए तो कैसे बनेगा संरचना, COOH है ना, C, ये OH चला गया हाइड्रोजन के स्थान पर तो ये हो जाएगा आपका OH है ना, और ये हाइड्रोजन चला गया CH3 के स्थान पर तो ये हो जाएगा H, और ये CH3 चला गया OH के स्थान पर तो हो जाएगा CH3। समझे। अब देखो उसका मेन पॉइंट कौन है, ये मेन है ना, इनसे मिलाकर देखो, CH3 अध्यारोपित कर देगा, C हो गया, OH करेगा, लेकिन यहाँ पर CH3 है ना, यहाँ पर H है ना, ये तो अध्यारोपित नहीं करेगा ना। चलो एक बार और घुमा दिए थे, एक बार और घुमा के देखते हैं। तो देखिए CH3 चला जाएगा इसकी जगह, OH चला जाएगा हाइड्रोजन की जगह, हाइड्रोजन चला जाएगा CH3 की जगह। चलिए तो एक बार फिर घुमा के देखते हैं, CH3H है ना, C, ये OH चला जाएगा, सॉरी AOH चला जाएगा हाइड्रोजन की जगह, हाइड्रोजन चला जाएगा CH3, और CH3 जगह किसका आ जाएगा, OH की जगह आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कौन, CH3, H की जगह कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा, OH आ जाएगा, और OH आ जाएगा, और ये H है वो इधर चला जाएगा, H मतलब हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब देखिए इसको मिलाकर, ये तो अध्यारोपित कर रहा है, ये कर रहा है, ये CH3 आ गया, लेकिन यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH है, ये हाइड्रोजन तो कर रहा है बट ये नहीं कर रहा है, फिर ये है, फिर घुमा के देखो भाई, फिर घुमा के देखो COOH, ओके, तो घुमाएंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, आ गया, CH3 यहाँ चला जाएगा, CH3, और OH यहाँ चला जाएगा, OH। तो किसी भी सिचुएशन में घुमा कर देखे, जो तो कैसे भी करो है ना, माथा पटक डालो, तब भी से ये क्या करना है, अध्यारोपित नहीं होगा। तो ये जो कार्बन है आपका, कौन सा कार्बन है, किरेल कार्बन। यहाँ से आपको अच्छा क्लियर हो गया कि ये किरेल कार्बन कैसा होता है। जब किसी जिस कार्बन से जुड़ा है जितने भी समूह क्या होने चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, तभी वो किरेल कार्बन कहलाएगा। क्लियर। आगे आता है प्रतिबिंब रूप है ना, इनैंसियोमर है ना। देखिए ध्यान से, तो यहां पर देखिए कि वे त्रिविम समावयवी मतलब आइसोमर, ठीक है ना, वे त्रिविम समावयवी जिनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। दर्पण प्रतिबिंब मतलब जैसे कि हमारे पास ये A है, A का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ऐसा बनेगा। B है, B का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है ना। रिलेटिव भी मैंने समझा रखी इसको। C है, C का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। यहाँ पर भी बात आपको अध्यारोपित करके भी बताया था। अध्यारोपित का मतलब क्या होता है ना, कि A इसके A के ऊपर डालेंगे तो ऐसे A बन जाएगा ना, ठीक है। B को B के ऊपर इसके दर्पण प्रतिबिंब ये ना, दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये मेन वाला हो गया, और दर्पण प्रतिबिंब ऐसा हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा ना। C को देखिए, ये मेन हो गया ये वाला, और ये वाला को हम लोग इसमें अध्यारोपित करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो अध्यारोपित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसी के आधार पर हम लोग कुछ समझते हैं कि वे त्रिमिश समावयवी जिनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, उन्हें प्रतिबिंब रूप कहते हैं, इनैंसियोमर कहते हैं। मतलब अध्यारोपित नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग किसी की, है ना। जैसे कि हमारे पास है एक समूह COOH है ना, अभी मैंने बताया था पिछले वीडियो में, सॉरी जस्ट पीछे, है ना। एक हमारे पास है CH3, एक हमारे पास है हाइड्रोजन, एक हमारे पास है OH, ऐसा कुछ है ना। चलो इसको मैं दर्पण प्रतिबिंब बना देखते हैं। तो ये हाइड्रोजन हो गया, ये कार्बन, ये CH3 इधर आ जाएगा, OH यहाँ नीचे रहेगा। ये तो CH3 यहाँ नीचे बनाया था मैं पिछले टाइम, ओके, ये ऐसा बना दिया। तो देखिए इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है ये हो गया, इसका हो गया ये दर्पण प्रतिबिंब, है ना। ये दर्पण मिरर इमेज है ना। तो इसको पकड़ के यदि हम लोग इसमें अध्यारोपित करते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, OH तो अध्यारोपित हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा तो ये CH3 अध्यारोपित नहीं होगा, हाइड्रोजन यहाँ है तो CH3 हाइड्रोजन को अध्यारोपित नहीं कर पाएगा, मतलब तो अध्यारोपित नहीं होता है। मतलब ये एक दूसरे क्या है, इनैंसियोमर है, ठीक है ना। तो वे त्रिमी समावयवी जिनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, उसे प्रतिबिंब रूप कहते हैं, प्रतिबिंब रूप कहते हैं, है ना। अब मैं थोड़ा सा प्रतिबिंब रूप और प्रतिबिंब के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा, है ना। चलो मान लो जाए एक व्यक्ति है यहाँ, है ना, और ये दर्पण के सामने खड़ा है, ठीक है, दर्पण के सामने खड़ा है। तो इस व्यक्ति का, इसको बोलेंगे हम लोग दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, क्या बोलेंगे, दर्पण प्रतिबिंब, है ना। अब ये व्यक्ति खड़ा हुआ है
और इसी के सामने एक दूसरा व्यक्ति खड़ा होता है जो कि सेम इसके तरह ही दिखता है, सेम इसके तरह ही दिखता है, ठीक है ना। ये इसका छाया है ना, ये आदमी हट गया तो छाया भी हट गया, ठीक है ना। तो इसका ये केवल दर्पण प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब रूप क्या है, प्रतिबिंब रूप क्या है, जैसे कि ये एक अलग व्यक्ति है और ये एक अलग व्यक्ति है ना, ठीक है ना। ये एक अलग व्यक्ति, दोनों जने अलग अलग व्यक्ति हैं और दोनों जने सेम सेम दिखता है ना। तो इस व्यक्ति का ये क्या हो गया, प्रतिबिंब रूप हो गया, प्रतिबिंब रूप हो गया, न कि दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है ना। एक्चुअली दर्पण प्रतिबिंब से ही संबंधित है, बट ये प्रतिबिंब रूप हो गया। यहाँ पर देखो ये इसका दर्पण प्रतिबिंब है ना, क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग इसके ऊपर क्या करते हैं, अध्यारोपित करते हैं, अध्यारोपित करते हैं। तो अध्यारोपित नहीं हो रहा है, मतलब ये एक दूसरे क्या है, प्रतिबिंब रूप है, प्रतिबिंब रूप है। इसका ये प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब है ना। अभी मैंने बताया कि यही इसका क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है ना। अब ये इसके ऊपर अध्यारोपित नहीं हो रही है, मतलब ये इसका प्रतिबिंब रूप है। मतलब ये कि इस कंपाउंड से इनसे जो इमेज बना हुआ है ना, वो इसी का भाग है, ऐसा हम लोग सोचेंगे। लेकिन वास्तव में ये वाला जो पूरा कंपाउंड है और ये वाला कंपाउंड, ये दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग है। देखिए इसको इस आदमी के आधार पर समझिए। देखिए ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति का दर्पण प्रतिबिंब है, मतलब ये दर्पण प्रतिबिंब है, ठीक है ना। और इसी तरह इसका दर्पण प्रतिबिंब ये है। लेकिन इसमें देखो, इसमें यही व्यक्ति यही है, यही व्यक्ति यही है, ओके। इसमें इसका प्रतिबिंब रूप ये है जरूर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, इसका प्रतिबिंब रूप है जरूर। लेकिन ये जब इसका प्रतिबिंब बन जाता है ना, प्रतिबिंब रूप हो जाता है ना, तो ये एक अलग सा यौगिक बन जाता है, एक अलग सा कंपाउंड बन जाता है। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है ना। सेम ऐसी ही जैसे कि ये अलग व्यक्ति है ना, ये अलग व्यक्ति, दोनों जने सेम सेम दिखता है, उसी तरह सेम सेम ये इसकी तरह ही दिखता है, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों जने क्या है, अलग है। हालांकि ये इसी का ही क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है। लेकिन अब अगर ये अध्यारोपित नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग प्रतिबिंब रूप मानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये व्यक्ति का क्या बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब कहलाएगा, ठीक है ना। और ये दोनों जने व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पर दर्पण नहीं है ना, तो ये इस व्यक्ति का क्या, दर्पण प्रतिबिंब नहीं कहलाकर ये कहलाएगा प्रतिबिंब रूप कहलाएगा। तो ये एक दूसरे क्या है, प्रतिबिंब रूप है। अब इसको और क्लियर कैसे कर देता हूँ कि इसका जो गुण है ना, प्रतिबिंब रूप है ना इन दोनों जने, ठीक है ना। इस प्रतिबिंब रूप है, इस प्रतिबिंब रूप के जो भौतिक गुण है, जैसे गलनांक है, विलेयता है ना, और गलनांक, विलेयता, ये सब भौतिक गुण है। ये दोनों जने का तो समान रहेगा, इसका भी और इसका भी। आपको बार बार मैं क्लियर कर रहा हूँ कि ये इसका क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है जरूर, नहीं बोल रहा हूँ, है ना। लेकिन जब ये इसके ऊपर अध्यारोपित नहीं हो रहा है, मतलब ये एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप है, ना कि दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है ना। प्रतिबिंब रूप है, मतलब ये इसका छाया नहीं मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, ये अलग से एक कंपाउंड बन गया, अलग से यौगिक बन गया, और ये एक अलग से यौगिक, दोनों जने अलग अलग यौगिक है, दोनों एक जैसे क्या है, प्रतिबिंब रूप है, ठीक है ना, न कि प्रतिबिंब, है ना। प्रतिबिंब रूप है तो इसका जो गुण रहेगा और इसका कंपाउंड का जो गुण रहेगा, दोनों का जो गुण है वो अलग अलग रहेगा, समान रहेगा। भौतिक गुण रहेगा समान रहेगा, जैसे कि गलनांक, विलेयता क्या रहेगा, समान रहेगा, इसका और इसका गुण। लेकिन ये समतल ध्रुवित प्रकाश PPL, समतल ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित करने में अंतर प्रदर्शित करेगा, या अर्थात ये समतल ध्रुवित प्रकाश को यदि क्लॉकवाइज घुमाता है, घड़ी के अनुसार घुमाता है, घड़ी की दिशा के अनुसार दक्षिणावर्त घुमाता है, तो ये वामावर्त घुमा देगा, ठीक है ना। समझ आया। इसका जो भौतिक गुण है तो समान होगा, लेकिन ये समतल ध्रुवित प्रकाश को, ये वाला समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिणावर्त घुमाएगा तो ये वामावर्त घुमाएगा। इससे आपको तो सिद्ध हो गया क्या कि दोनों जने क्या है, अलग अलग है, ना कि इसका रूप है ये, ठीक है, मतलब ना कि इसका प्रतिबिंब है ये, ठीक है ना। ये इसका रूप है, रूप, प्रतिबिंब रूप, जैसे विष्णु भगवान के बहुत सारे रूप है ना, ठीक है ना, उसी तरह से इसका दर्पण प्रतिबिंब रूप है, ठीक, क्लियर। चलिए आगे आता है रेशमिक मिश्रण या रेशमीकरण। रेशमीकरण तो नहीं पढ़ेंगे हम लोग, रेशमीकरण आगे बताऊंगा। अभी रेशमिक मिश्रण बस पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो प्रकाशिक समयता प्रदर्शित करने वाले यौगिक, ये प्रकाशिक समयता प्रदर्शित कर रहा है ना, ठीक है ना। तो प्रकाशिक समयता प्रदर्शित करने वाले यौगिक के दो प्रतिबिंब रूपों को समान अनुपात में मिलाने से प्राप्त मिश्रण को रेशमिक मिश्रण कहते हैं। देखिए ये अगर दक्षिणावर्त घुमाते हैं तो आप तो जानते हो डी से प्रदर्शित करते हैं, आपको पता है डी से, और इसको प्लस से प्रदर्शित करते हैं। ये अगर वामावर्त घुमाता है इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं एल से, या तो माइनस से प्रदर्शित करते हैं। अब ये दक्षिणावर्त को वाला बता रहा है, ये वामावर्त मतलब एल ना, ठीक
ठीक है ना, वामावर्त वाला बता रहा है। अब दोनों का अगर 50-50 मिश्रण हम लोग मिला दें तो क्या बन जाएगा, डी और एल। डी मतलब दक्षिणावर्त में करेगा, एल मतलब वामावर्त में करेगा, तो इसका ये बन जाएगा रेशमिक मिश्रण, क्या मिश्रण, दोनों का मिश्रण, ठीक है ना। तो ये डी एल हो जाएगा और ये प्लस और माइनस हो जाएगा दोनों, ठीक है ना। एक कोण के आगे हम लोग प्लस माइनस करेंगे। तो प्रकाशिक समयता दर्शाने वाले यौगिकों के दो प्रतिबिंब रूपों को समान अनुपात में मिलाने से प्राप्त मिश्रण को रेशमिक मिश्रण कहते हैं। इसे डी एल या प्लस माइनस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये थोड़ा सा समझ जाना है, थोड़ा सा देखिए ध्यान से ना। आगे तो मैं इसको और समझाऊंगा जरूर SN1 में, लेकिन देखिए मैं यहाँ पर इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ जाना क्लियर। ये कार्बन है और ये CH3 है ना, और यहाँ पर हम लोग जुड़ा हुआ है क्या, हाइड्रोजन, और यहाँ से जुड़ा हुआ है एक, है ना, CH2 CH3, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ से जुड़ा हुआ था पहले क्या, ब्रोमीन, क्या जुड़ा था, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन अगर ये बाहर हो जाता है ना, तो ब्रोमीन बाहर जाता है तो यहाँ का जो बॉन्ड है वो ब्रोमीन का जाता है, तो ब्रोमीन माइनस आयन बनाता है, और ये कौन सा आयन बनाएगा, प्लस आयन, केटायन कार्बन कहलाएगा ये, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किसी OH के जुड़ने की विधि को, ठीक है ना। OH कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा, है ना, न्यूक्लियोफिलिक है ना, ये न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पर जुड़ेगा ना, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक ये OH है, ये मैं SN2 बताऊंगा कि किसके साथ जुड़ेगा। तो ये दो तरीके से जुड़ सकता है, एक तो है ना, एक तो ये विपरीत दिशा में जुड़ सकता है, जैसे कि CH3 हाइड्रोजन, ठीक है ना, और CH2 CH3 CH2 H मतलब है CH2 CH3, ठीक है ना, और ये OH आ रहा है ना, ये OH आ रहा है ना, ये यहाँ और जुड़ सकता है, ओके, OH, ठीक। एक सिचुएशन ऐसा हो सकती है, और कैसा हो सकता है, दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि ये ऐसा भी जुड़ सकता है, CH2 CH3 देखो, अब यही है ना, CH3 यहाँ पर है, ओके, H है यहाँ पर है, CH2 CH3 यहाँ पर है, सब यही दोनों सेम, एक इस तरफ जुड़ रहा है, इस तरफ जुड़ रहा है ना, और ये एक इस तरफ जुड़ रहा है, कार्बन के इस तरफ जुड़ रहा है एक जने, कार्बन की इस तरफ जुड़ा है, ये दोनों जुड़ा है। तो ये दोनों जने क्या हो गया, प्रकाशिक समयता प्रदर्शित करने वाले हैं। तो इसका कितना बनता है, इस यौगिक से हमको OH जोड़ना है तो दो तरीके से जोड़ सकता है ना। अगर एक ही तरीके से जुड़ता ना तो मैं क्या बोलता कि ये कहाँ पर एक प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर सिचुएशन है कि इस तरफ से भी जुड़ सकता है, इस तरफ, तो मतलब क्या 50-50% प्राप्त होंगे दोनों जने, ये वाला कंपाउंड 50-50% प्राप्त हो गया। और जो 50-50% प्राप्त होता है तो एक क्या लगे, एक दक्षिणावर्त घुमाएगा, है ना, एक क्या घुमाएगा, वामावर्त घुमाएगा, तो एक को प्लस को प्रतीक देंगे, एक को माइनस को प्रतीक देंगे, मतलब क्या होगा, DL प्लस माइनस। तो ये होगा रेशमीकरण, और ये रेशमिक मिश्रण हो गया ये, ठीक है। तो यही बोला गया है कि प्रकाशिक समयता दर्शाने वाले यौगिक के दो प्रतिबिंब रूप को समान अनुपात में मिलाने से प्राप्त मिश्रण को रेशमिक मिश्रण कहते हैं, ठीक है ना। यह DL या प्लस माइनस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, क्लियर। चलिए, तो यहाँ से आपको क्लियर, हमारा जो सबसे मेन टॉपिक है तो वो यही शुरू होता है अभी, है ना। इतने देर तक हम लोग जो भी कर रहे थे वो केवल समझने के लिए कर रहे थे ना, ठीक है। अब जो मेन टॉपिक शुरू होगा यही शुरू होगा कि SN2 अभिक्रियाओं में त्रिमी रसायन या SN1 अभिक्रियाओं में त्रिमी रसायन, ठीक है ना। तो पहले मैं SN2 को बताता हूँ, क्योंकि SN1 है वो दो पद में होते हैं, SN2 है वो केवल एक ही पद में संपन्न होती है। इसका मैं डिटेल नहीं लिखा पाऊँगा, है ना, वैसे मैं इसका डिटेल स्क्रीन में दे दूंगा लास्ट में, ठीक है ना, लेकिन मैं पहले समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर डिटेल में बोलते जा रहा हूँ, आप लोग क्लियर करते रहेंगे कि जो SN2 अभिक्रिया है वो एक ही पद में संपन्न होती है। कितने पद में संपन्न होती है, एक ही पद में संपन्न होती है, ठीक है ना। जिसके फलस्वरूप ना इस अभिक्रिया में जो इस अभिक्रिया की जो क्रिया होती है, सॉरी, है ना, यहाँ पर जो क्रिया होती है, देखिए SN2 अभिक्रिया होती है, एक पद में पूर्ण होती है ना, और इसमें संक्रमण अवस्था का भी निर्माण होता है। संक्रमण अवस्था मतलब यहाँ पर देखिए, एक थोड़ा सिंपल समझना आपको, ये कार्बन है अपने पास, इससे जुड़ा हुआ एक क्या है, हाइड्रोजन, है ना,
और यहाँ मैंने जोड़ दी है C6H13 है ना, 13 C6H13 है ना। अब H13 में क्या होता है, अच्छा एक समूह जोड़ना है ना, अभी 3 समूह जोड़ना है, ठीक है, Br ये, और यहाँ पर बनाने मतलब H3C ऐसा बना दिया मैंने, ठीक है ना। इसको आप लोग कलर कर सकते हैं चाहे तो C6H13 है ना, ये अपने पास है। ओके, अब थोड़ा सा समझना है ना कि हमारे पास होता क्या है यहाँ पर, जब कोई न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पर अटैक करता है कार्बन परमाणु पर, जैसे कि OH, ठीक है ना, अटैक करता है, तो कार्बन परमाणु पर अटैक करता है तो एक्चुअली में ये किसको तोड़कर निकलेगा, है ना, Br को तोड़कर निकलेगा, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि ये आएगा तो Br को तोड़कर यहीं पर जुड़ेगा कि इधर से जुड़ेगा कि इधर से जुड़ेगा कि इधर से जुड़ेगा, इधर किस तरह से जुड़ेगा भाई, है ना। यही इस टॉपिक का मेन पॉइंट है ना। तो देखिए पहले बात बता रहा हूँ कि SN2 अभिक्रिया एक पद में पूर्ण होती है जिसमें एक संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। संक्रमण अवस्था मतलब जब ये बॉन्ड टूटती है तो संक्रमण अवस्था बनती है, मतलब संक्रमण था मतलब ये बॉन्ड टूट जाती है ना, तब इनसे कोई ना कोई क्या हो सकता है, जुड़ सकता है, संक्रमित हो सकती है, जुड़ सकती है, ठीक है ना। तो संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया में जो प्राप्त होने वाला जो उत्पाद, यहाँ पर जो उत्पाद प्राप्त होगा ये उसका अभिकारक हो गया। यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, उत्पाद प्राप्त होगा। जब किसको जोड़ेंगे, OH को जोड़ेंगे तो उत्पाद प्राप्त होगा ना। तो जो उत्पाद प्राप्त होगा ना वो प्रतिलोमन या विपरीत होगा, ठीक है ना। अब विपरीत कैसे होगा देखिए ध्यान से, है ना, कि यहाँ पर ये OH जुड़ जाएगा इसके विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में मतलब मैं थोड़ा सा डिटेल समझाना चाहता हूँ आपको। छत्ते तो देखे होंगे, छत्ते ऐसा वाला छत्ता जी, छतरी ऐसा वाला छत्ते को अगर पलटा दिया जाए, पलटाना आता है ना, समझते हैं ना, तो ये छत्ता ऐसा हो जाएगा ऐसे। इसका जो मेन जो ये था ऐसे, है ना, तो पलटा हुआ छत्ता कई बार पलट जाता है, हवा आती तो, है ना, तो ऐसा हो जाता है, पलटा हुआ छत्ता हो जाता है ना। ये सीधा वाला छत्ता है ना, तो ये पलटा हुआ छत्ता है समझो, ठीक है ना। अब मतलब केवल इतना बस समझो कि ये ऐसा ये 3 जने, ये वाला लकीर को भी काट दो, ये ऐसा है, ठीक है ना। अब इसको मान लो जाए OH इसका अटैक करता है, ये कार्बन है ना, ठीक है, इस कार्बन का अटैक करता है, तो यहाँ से अगर अटैक करता है तो ये छत्ता ऐसे हो जाएगा, देखो हो जाएगा ना। यहाँ से अटैक करता है ऐसे, ये छत्ते के ऊपर ऐसे अटैक करता है इधर से ऐसे, तो ये ऐसा था इधर, ठीक है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट है उधर चला जाएगा, ये वाला पॉइंट इधर चला जाएगा, और ये वाला पॉइंट है उधर चला जाएगा। मतलब कहा जाए ये छत्ता का ऊपर की ओर चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो लकीर ऐसा था ना तो इधर हो जाएगा। बस सेम ऐसी सिचुएशन है कि ऐसा था वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, है ना, अब यहाँ पर देखिए कि इसमें विपरीत से बता दिया मैंने, ठीक है ना। अब डिटेल में यहाँ देखिए कि इसमें जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक कौन है, OH, ठीक है ना। नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, उस दिशा के विपरीत ओर से जुड़ता है, उस दिशा के विपरीत ओर से जुड़ता है, उस दिशा के विपरीत ओर से जुड़ता है, ठीक है ना, जहां हैलोजन परमाणु इसमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक उस दिशा के विपरीत ओर से, यहाँ लिख देता हूँ, इसको पूरा लिखा था, उस दिशा के विपरीत ओर से जुड़ता है जहां हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है। तो हैलोजन परमाणु कहाँ, यहाँ है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसमें नाभिक स्नेही है वह अभिकर्मक उस दिशा के विपरीत ओर से जुड़ता है, मतलब इसका विपरीत ओर ये है, ठीक है ना। तो विपरीत ओर से जुड़ता है जहां हैलोजन परमाणु उपस्थित हो। हैलोजन परमाणु यहाँ है तो उसके विपरीत दिशा, तो यहाँ से जुड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ से जुड़ेगा। तो ये अकेला तो नहीं रहता, ये रहता है किसके साथ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। यहाँ से निकलता है ना OH, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो OH जाकर जुड़ेगा, यहाँ से देखते हैं हम लोग, HO माइनस और Na+ कर देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का Na+ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो OH जुड़ेगा तो इधर से जुड़ेगा मतलब कैसे जुड़ेगा, यहाँ आ जाएगा वो,
ठीक है, कार्बन की इस तरफ से जुड़ेगा ना, ये कार्बन जुड़ गया। जब इस तरफ से जुड़ता है ना तो ये 3 लकीर, 1 2 3 3 छत्ता है, यहाँ पर 3 छत्ता बनाया था ना, जब इधर से फटाक से अटैक करता है तो ये छतरी है मुड़कर ऐसे हो जाता है, इधर इधर हो जाता है ऐसे, ठीक है ना। तो ये ऐसा हो गया, समझ आ गया, समझ आ गया ना। ये यहाँ से आया, फट से इसमें कार्बन से जुड़ा, तो ये वाला छतरी ऐसे मुड़ जाता है, ये वाला ऐसे मुड़ जाता है, ये वाला ऐसे मुड़ जाता है, समझ आ रहा है ना। मतलब ये जो CH3 है वो ऐसा हो गया, ठीक है ना, और ये जो H है वो ऐसा हो गया, और ये वाला है जो इस तरफ था, ठीक है, थोड़ा इस तरफ हो जाएगा थोड़ा से, HC6H13, ठीक है ना। तो ये मुड़ गया ना, मतलब एक्चुअली में आपको समझ आ गया होगा, है ना, कि जो जो OH है या कोई अपने पास न्यूक्लियोफिलिक है वो क्या करेगा, उस ब्रोमीन के विपरीत दिशा से जुड़ेगा, बस कंप्लीट, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं SN1 में। SN1 है ना वो 2 चरणों में पूर्ण होती है, तो आपको पता ही होगा, है ना। चलिए तो SN1 में चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर फिर से शुरू करना कि SN1 है वहाँ दो पदों में संपन्न होती है ना। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा, केवल लिखना आपको करना है, मैं केवल आपको समझाता हूँ कैसा होता है, ठीक है ना। और मध्यवर्ती कार्बोकेटायन बनता है, मध्यवर्ती कार्बोकेटायन बनाता है। मध्यवर्ती मतलब समझिए ध्यान से, है ना। तो क्या होता है यहाँ पर कि चलो मैंने SN2 क्या बताया, SN2 क्या होता है, SN2 क्या होता है कि जब कोई यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक आता है तभी ये Br टूटता है ना, Dr बॉन्ड का टूटता है। और ये OH कहाँ जुड़ता है, ये इसके विपरीत दिशा में जुड़ता है, ये भी मैंने बता रखी है। अब यहाँ पर देखें कि SN1 प्रक्रिया, क्योंकि SN1 को मैंने और एक बार समझा रखी है, आप जाकर देखिए वीडियो को, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो SN1 में ये जो Br है वो अपने आप टूटता है, कैसे टूटता है देखिए, है ना। यहाँ पर जो बॉन्ड जब टूटता है तब क्या होता है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर की ओर Br की ओर जाने लगती है, ये कार्बन है अपना इलेक्ट्रॉन इधर की ओर फेंकने लगता है, मतलब फेंकना नहीं है, इस जो बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, Br की तरफ। जब इलेक्ट्रॉन कोई ग्रहण करता है तो कौन सा आयन बनाता है, माइनस आयन बनाता है, तो ये Br माइनस बनाता है। और ये C है वो क्या बनाता है, C प्लस बनाता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर गया है तो ये क्या बनाएगा, प्लस आयन बनाएगा। तो यही है मध्यवर्ती कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन मतलब केटायन मतलब धन आयन को बोलेंगे केटायन, ओके, मतलब ये धन आयन बनाता है, केटायन बनाता है मध्यवर्ती। अब ये मध्यवर्ती का मतलब आ गया, समझ आ जाएगा कि मध्यवर्ती मतलब मैंने आपको बताया था SN2 में कि OH आकर यहाँ जुड़ता है, पीछे तरफ जुड़ता है, जिस तरफ क्या होना चाहिए Br होता है, अर्थात को हेलोजन होता है, उसके हेलोजन के विपरीत जुड़ता है। अब ये मध्यवर्ती है तो इधर भी जुड़ सकता है, इधर भी जुड़ सकता है, इसलिए इसके लिए मध्यवर्ती कार्बोकेटायन बनाता है। क्लियर है। चलो तो ये हो गया पहला, क्योंकि SN1 है 2 पद में संपन्न होते, पहला पद ये संपन्न हो गया, ठीक है ना। तो हमको प्राप्त हो गया क्या, मध्यवर्ती कार्बोकेटायन प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इस मध्यवर्ती कार्बोकेटायन को हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं, देखिए हमारे पास बचा है CH3, है ना, ये हाइड्रोजन बचा, इधर क्या, इधर कौन बचा है, ये बचा हुआ है CH2 CH3, ये बचा हुआ है। तो देखिए ये प्लस आयन है ना, तो पहले क्या करते हैं हम लोग, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक आएगा तो इसके साथ कहाँ जुड़ सकता है, यही हमारा मेन टॉपिक है, कहाँ जुड़ सकता है, इधर से जुड़ेगा कि इधर जुड़ेगा। मैंने SN2 बताया कि इधर जुड़ता है, जहाँ पर हैलोजन परमाणु होगा उसके विपरीत दिशा से जुड़ेगा, इधर से जुड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें ये मध्यवर्ती है ना, मध्यवर्ती तो किसी भी तरह जुड़ता है, मतलब 2 प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं। देखिए यहाँ से हम OH को अगर जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो ये 2 तरीके से जुड़ सकता है। कैसे 2 तरीके से जुड़ सकता है, एक तो ये इस तरफ से भी जुड़ सकता है, एक तो ये इस तरफ से भी जुड़ सकता है। अगर इस तरफ से जुड़ता है तो कैसे बनेगा, देखो इस तरफ जुड़ता है तो ऐसे जुड़ेगा ना, तो मैंने आपको छतरी वाला बताया था अभी, ये ऐसा है, ठीक है। तो अगर ये इधर से जुड़ता है तो ये इधर हो जाएगा, ये CH3 है इधर चला जाएगा, ठीक है ना। ये CH3 थोड़ा सा इधर चला जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से बल लगाता है, फट से यहाँ जुड़ता है तो इधर चला जाएगा। ऐसा छतरी वाला बताया था ना ये अभी जी, ऐसा है, तीनों छतरी है ना। यहाँ से धक्का लगेगा तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर ऐसा हो जाएगा, तो CH3 हो जाएगा इधर, ठीक है ना। और ये हाइड्रोजन है इधर की ओर, सामने की ओर हो जाएगा थोड़ा से, ठीक है ना, ऐसे बना देते हैं इसको हाइड्रोजन। और ये जो वाला है वो थोड़ा नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया नीचे में ऐसे, क्योंकि यहाँ से बल लगा ना, तो ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, और ये थोड़ा सा इधर हो गया, ठीक है, ये हो गया। और ये बना दिया आपका OH जुड़ गया इस तरफ से जुड़ गया, ठीक है ना, ये बना दिया, क्लियर हो गया, ठीक।
अब बात करते हैं कि इधर से क्या जुड़ेगा तो क्या होगा। इधर जुड़ेगा तो इधर ये वाला छतरी को इधर इधर की ओर फैलाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, CH3 इधर आ जाएगा, ये CH3 उधर की चला जाएगा, ये CH2 है और H है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा वो उधर चला जाता है पूरा कंप्लीट, ठीक है ना, H, ठीक है, और ये CH2 CH3, ये H इधर था ना पूरा इधर, ये पूरा उधर चला गया, या जब यहाँ से बल लगा तो यहाँ से फटाक से बल लगा तो ये उधर चला गया, ठीक है ना। तो ये हो गया H, ये CH2, ये तो नीचे नीचे ही है, ठीक है ना, यहाँ पर CH3 CH2 करके लिख सकते हैं इसको, CH2 CH3 लिख सकते हैं, CH2 CH3 इधर है तो CH2 लिखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से जुड़ गया HO, ठीक, तो एक इधर से जुड़ा OH यहाँ से, और एक यहाँ से जुड़ा, ठीक है ना, दोनों तरह, मतलब यहाँ पर 50% इस तरह से प्राप्त होंगे। ये हो जाएगा ब्यूटेन, मिथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है, 50% प्राप्त होगा। और ये हो जाएगा ब्यूटेन टू ऑल, इसका नाम ही ब्यूटेन टू ऑल है, यही 50%। लेकिन मैंने आपको रेशमीकरण बताया अभी। रेशमीकरण का मतलब क्या होता है कि जब एक प्रकाशिक क्षमता प्रदर्शित करने वाले दो यौगिक है उसका मिश्रण प्राप्त होता है, एक दक्षिणावर्त घुमाने वाला, एक वामावर्त, तो ये घुमा रहा है आपका दक्षिणावर्त घुमा रहा है, मतलब ये प्रदर्शित करेंगे प्लस D से, इसको प्रदर्शित करेंगे हम लोग -L से, तो यही हो गया आपका रेशमीकरण, ठीक है, मतलब इसको प्रदर्शित करेंगे DL +-, बस कंप्लीट।